अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो पानी पीते हैं या जिस फोन को इस्तेमाल करते हैं वो असल में है क्या? आज हम भूगोल के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर संसाधन और विकास को समझेंगे और जानेंगे कि ये सारी चीजें हमारी दुनिया को आखिर चलाती कैसे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। इसके बाद हम डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों और उनके सॉल्यूशन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। और आखिर में भारत के खास संसाधनों पर एक नज़र डालेंगे और एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। ये संसाधन या रिसोर्स आखिर है क्या? देखिए, इस एक शब्द पर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, तो इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास मौजूद हर चीज एक रिसोर्स है? हवा, पत्थर, पेड़ पौधे? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए समझते हैं। तो जवाब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत पूरी कर सके वो एक संसाधन है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। किसी भी चीज़ को संसाधन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। 1, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। 2, उसे पाना बहुत ज़्यादा महंगा ना हो यानी इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और 3, वो समाज को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात आती है। एक स्कॉलर थे जिमरमैन। उन्होंने कहा था, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जमीन के नीचे दबा कोयला तब तक सिर्फ एक काला पत्थर था जब तक इंसान ने टेक्नोलॉजी से उसे जलाकर एनर्जी बनाना नहीं सीखा। तो असल में इंसान ही अपनी तकनीक से चीजों को संसाधन बनाता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें हम कितने अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर संसाधन एक जैसा नहीं होता। देखिए, संसाधनों को हम 4 बेसिस पर बांट सकते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला है ओरिजिन, मतलब वो आए कहाँ से। अगर जिंदा चीजों से जैसे पेड़ पौधे तो वो है बायोटिक, और अगर बेजान चीजों से जैसे चट्टाने तो एबायोटिक। दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब क्या वो खत्म हो सकते हैं। जो नहीं हो सकते जैसे सोलर एनर्जी वो है रिन्यूएबल, और जो हो सकते हैं जैसे पेट्रोल वो नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है ओनरशिप, यानी मालिक कौन है। जैसे किसी का अपना घर इंडिविजुअल है और समुद्र इंटरनेशनल। और चौथा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम उन्हें अभी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक तो सब ठीक था, पर अब कहानी में एक मोड़ आता है। हमने संसाधनों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन जिस तरह से किया उससे कुछ बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो गईं। हुआ ये कि विकास की दौड़ में इंसान से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। जब संसाधनों का इस्तेमाल जरूरत के लिए नहीं बल्कि लालच के लिए होने लगा, तो हमारी धरती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। इससे हुआ क्या? पहली बात, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लालच ने संसाधनों को खत्म करना शुरू कर दिया। दूसरी, सारी दौलत कुछ ही हाथों में सिमट गई, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया। और सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक बात, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद और भयानक प्रदूषण जैसी मुसीबतें हमारे सर पर आ गईं। तो जाहिर है, जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज अपनी ज़रूरतें पूरी करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। मतलब हमें भविष्य का भी सोचना है। वैसे ये आइडिया एकदम से नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई 1987 में। फिर आया एक बहुत बड़ा साल 1992, ब्राजील के रियो डे जनेरियो में हुई एक ऐतिहासिक अर्थ समिट। और यहीं पर दुनिया के देशों ने मिलकर एजेंडा 21 नाम के एक समझौते को अपनाया। और पता है, एजेंडा 21 का मकसद सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं था। इसका गोल बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना, गरीबी और बीमारियों से लड़ना, और ये पक्का करना कि हर लोकल गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी उठाए। तो चलिए अब इस ग्लोबल बात को जरा अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं।
और शुरुआत करते हैं हमारे दो सबसे कीमती संसाधनों से, जमीन और मिट्टी से। अगर हम भारत के लैंड को देखें ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिवीजन है। करीब 43% हिस्सा प्लेन्स यानी मैदान है, यहीं पर हमारी ज्यादातर खेती होती है। फिर लगभग 30% है पहाड़, जहां से हमारी सारी बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। और जो 27% बचा वो है प्लेटो यानी पठार, जो कि मिनरल्स का खजाना है। अब मिट्टी की बात करें तो दो नाम सबसे पहले आते हैं। एक है अलूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। ये वो मिट्टी है जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं और हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत उपजाऊ बनाती हैं। और दूसरी है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम रेगुर भी है और ये कॉटन यानी कपास उगाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। चलो अब फटाफट से वो सारी की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले तो पता लगाओ कि देश में कहाँ-कहाँ कौन-कौन से रिसोर्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। स्टेप 2, फिर एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि सही टेक्नोलॉजी और स्किल से उन्हें कैसे यूज किया जाए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, रिसोर्स के प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करो। ये कुछ टर्म्स हैं, इन्हें जरूर याद रखना। रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब रिसोर्सेज को सोच समझकर प्लान करके इस्तेमाल करना। लैंड डिग्रेडेशन मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता का कम होना। सॉइल एरोजन मतलब हवा या पानी से मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना। और एजेंडा 21 तो हम देख ही चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्लोबल एक्शन प्लान। और जाते जाते एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, ये जो संसाधन बचाने की बात है, ये सिर्फ सरकार का काम तो है नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो एक व्यक्ति होने के नाते हमारा पहला कदम क्या हो सकता है, जरूर सोचिएगा।